कम्युनिज्म। रूसी क्रांति के दौरान एक प्रतीक झंडों, पोस्टरों और वर्दियों पर दिखाई दिया, जो उस आंदोलन का प्रतीक बन गया जिसने दुनिया को बदल दिया। यह प्रतीक एक लाल पृष्ठभूमि पर पार की गई दरांती और हथौड़ा हो सकता था। हथौड़ा औद्योगिक मजदूरों का प्रतीक था, जबकि दरांती किसानों का प्रतीक थी। लेकिन इन दो वस्तुओं के पीछे एक गहरी कहानी है। साथ में यह दो समूहों के बीच के गठबंधन को, उनकी शोषण के खिलाफ लड़ाई और एक वर्गहीन समाज के लिए उनके प्रयास को दर्शाती है। आमतौर पर लाल पृष्ठभूमि पर दिखाया गया यह रंग क्रांति, चुनौती और उन कामगारों के खून का प्रतीक है जिन्होंने स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया। समय के साथ हंसिया और हथौड़ा केवल एक सोवियत प्रतीक से अधिक बन गए। यह साम्यवाद के एक वैश्विक प्रतीक में बदल गया, जिसे दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों और पार्टियों द्वारा अपनाया गया। इसके अनुयायियों के लिए यह एक ऐसी प्रणाली के सपने, श्रमिकों के अधिकारों और एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां संपत्ति कुछ के द्वारा हड़पी नहीं जाती बल्कि साझा की जाती है। फांसीवाद। प्राचीन रोम में एक कुल्हाड़ी के चारों ओर बंधी छड़ियों का एक गुच्छा शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। लेकिन 20वीं शताब्दी में यही प्रतीक इतिहास की सबसे गंभीर विचारधाराओं में से एक का प्रतीक बन गया। फांसीवाद, जो पहले एकता और व्यवस्था का प्रतीक था, वह उत्पीड़न का प्रतीक बन गया। फासिस्ट, जैसा कि इसे जाना जाता है, सामूहिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। व्यक्तिगत रूप से छड़ें कमजोर होती हैं, लेकिन जब वे एक साथ होती हैं तो एक अटूट शक्ति बन जाती है। हालांकि जब बेनिटो मुसोलिनी ने इसे इटली में अपनाया तो इसका अर्थ बदल गया। फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य को बढ़ावा देता था, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को व्यवस्था और राष्ट्र के नाम पर बलिदान कर दिया जाता था। लेकिन एक कम झात तथ्य है, फाशिज्म अमेरिकी सिक्कों और इमारतों पर भी दिखाई देता था। इससे पहले कि फांसीवाद ने इसे दाग दिया। अराजकतावाद। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें कोई सरकारें, कोई कानून, कोई पदानुक्रम ना हो। उस विचार का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा? अराजकतावादियों के लिए उत्तर सरल है। एक गोले के अंदर एक बड़ा अक्षर ए। ये अराजकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वृत्त व्यवस्था का प्रतीक है। साथ में वे यह विचार व्यक्त करते हैं कि एक समाज केंद्रीकृत प्राधिकरणों के बिना स्वैच्छिक सहयोग और पारस्परिक सहायता के आधार पर काम कर सकता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह प्रतीक 20वीं सदी में नहीं उभरा। इसकी जड़ें फ्रांसीसी क्रांति तक जाती हैं, जहां पहले अराजकतावादी पहले ही बिना राजाओं और तानाशाहों की दुनिया का सपना देख रहे थे। क्या बिना सरकार के समाज का निर्माण संभव है? जवाब अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन कई बार और स्कूलों के बाथरूम में पेंट किया गया ए सर्कल इस संभावना में विश्वास रखने वालों का प्रमाण है। लोकतंत्र। लोकतंत्र का कोई एक आधिकारिक प्रतीक नहीं है, बल्कि कई हैं। सबसे आम छवियों में से एक है मतपेटी, जो चुनावों का प्रतीक है, जो लोकतंत्र का केंद्र है। एक और अच्छी तरह से झात प्रतीक है न्याय की तराजू, जो समानता, समान अधिकार और कानून के शासन का प्रतिनिधित्व करता है। एक सच्चे लोकतंत्र में कानून सभी पर लागू होते हैं और न्याय निष्पक्ष होने का प्रयास करता है, लोगों को भ्रष्टाचार और अत्याचार से बचाता है। प्राचीन एथेंस से प्रेरित ग्रीक मंदिर या उसके स्तंभ भी लोकतंत्र का प्रतीक हैं। वे मजबूत संस्थानों जैसे सरकारों, अदालतों और एक स्वतंत्र प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोकतंत्र को चलने में मदद करते हैं। पूंजीवाद। पूंजीवाद का वास्तव में कोई आधिकारिक प्रतीक नहीं है, लेकिन कई सामान्य प्रतीक हैं जो बताते हैं कि यह किस बारे में है, जैसे निजी संपत्ति, मुक्त बाजार, प्रतिस्पर्धा और लाभ प्राप्त करना। डॉलर का चिन्ह अक्सर पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक त्वरित रूप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह धन का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ संचालित करने वाली मुख्य चीज है। इस प्रणाली में धन बनाना और चीजों का मालिक होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉलर नवाचार, व्यापार और निवेश के लिए लाभ उन्मुख प्रेरणा का प्रतीक है। फिर भी सच्चाई यह है कि इसका डिजाइन विडंबना को दर्शाता है। यह उपनिवेशी सिक्कों से पैदा हुआ और दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्थिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि दो अन्य प्रतीक हैं जिन्हें आप निश्चित रूप से पूंजीवाद के साथ तुरंत जोड़ेंगे। गगनचुंबी इमारतें, जो न केवल वास्तुशिल्प चमत्कार हैं। पहली लिफ्ट वाली गगनचुंबी इमारत महंगे भूखंडों पर किराए को अधिकतम करने के लिए बनाई गई थी, न कि दृश्य देखने के लिए। और आजकल वे इमारतें समाज के केंद्र में हैं, अरबों की कंपनियों के साथ जो दुनिया पर राज करती हैं। और फिर शॉपिंग मॉल हैं, एक समृद्ध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और प्रतीक, जहां बड़े पैमाने पर उपभोग और व्यक्तिगत आरण सबसे सामान्य लगते हैं। सियोनिज्म। सियोनिज्म का सबसे जाना पहचाना प्रतीक डेविड का सितारा है।
जो एक 6 नुकीला सितारा है और सदियों से यहूदी पहचान से जुड़ा हुआ है। सियोनवाद, जो 1800 के दशक के अंत में शुरू हुआ, यहूदी मातृभूमि बनाने और समर्थन करने पर केंद्रित एक आंदोलन है, जिसने अंततः 1948 में इजराइल की स्थापना की। डेविड का सितारा यहूदी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य प्रतीक बन गया और अब यह इजराइल के ध्वज पर दिखाई देता है। ध्वज के नीले और सफेद रंग यहूदी पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह तालित से प्रेरित है। हालांकि दाऊद का सितारा मूल रूप से एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, यह मध्य युग में व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला प्रतीक बन गया, जिसे आराधनालयों और पवित्र ग्रंथों में एक सुरक्षात्मक प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया। नारीवाद 1960 में एक प्रतीक बैनरों और पोस्टरों पर दिखने लगा। वीनस का प्रतीक, जो महिला का प्रतिनिधित्व करता है, उसे केंद्र में मुट्ठी के साथ जोड़ा गया, प्रतिरोध और संघर्ष का एक प्रतीक। साथ में वे यह व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं को केवल समानता नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया को बदलने की शक्ति भी चाहिए। इसके अलावा नारीवाद से जुड़ा बैंगनी रंग सुफ्राजेट आंदोलन से आता है, जो 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के वोट देने के अधिकार के ऐतिहासिक संघर्ष का प्रतीक है। और 3 जुड़ी हुई मुठ्ठियां विभिन्न पृष्ठभूमियों की महिलाओं के बीच एकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाजवाद 1889 में एक लाल गुलाब एक आंदोलन का प्रतीक बन गया, जो सामाजिक न्याय और समानता का वादा करता था। लेकिन एक फूल फैक्ट्रियों और वर्ग संघर्ष की दुनिया में क्या दर्शा सकता था? समाजवादियों के लिए गुलाब इस बात का स्मरण था कि सुंदरता और नाजुकता प्रतिरोध और क्रांति के साथ सह अस्तित्व कर सकती है। लाल गुलाब, जो अक्सर एक मुट्ठी में पकड़ा जाता है, श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई और एक अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की आशा का प्रतीक है। लेकिन कुछ और भी है। लाल रंग श्रमिकों के खून और क्रांति का प्रतीक है, साथ ही जुनून और दृढ़ संकल्प का, जबकि पंखुड़ियां एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के विकास को दर्शाती हैं। इकोलॉजी 1970 के दशक में एक सूरजमुखी एक आंदोलन का प्रतीक बन गया, जो ग्रह को बचाने का प्रयास कर रहा था। पर्यावरणविदों के लिए सूरजमुखी एक पुनः स्मरण था कि जीवन सूर्य और प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर है। इसके हरे तने ने शांति के प्रतीकों के साथ मिलकर एक दृश्य प्रतीक बनाया, जो पारिस्थितिकी संतुलन और सामाजिक न्याय को मिलाता है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की दुनिया में सूरजमुखी अक्सर एक हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक स्थायी भविष्य की आशा का प्रतीक है, और यह कि प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि एक घर है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदारवाद 1886 में स्वतंत्रता की प्रतिमा एक आंदोलन का प्रतीक बन गई, जो स्वतंत्रता और तर्क का वादा करती थी। अन्य प्रतीकों के विपरीत इसमें स्पष्ट विरोधाभास शामिल थे। अपने आधार पर तराजू चरम व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देता था, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच नाजुक संतुलन था। और उदारवादियों के लिए स्वतंत्रता की मशाल यह याद दिलाने वाली थी कि तर्क की रोशनी बेहतर भविष्य की राह को रोशन कर सकती है। इसके अलावा उसके पैरों में टूटी हुई जंजीरें उत्पीड़न और गुलामी के उन्मूलन का प्रतीक है, और 7 नुकीले मुकुट 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का प्रतीक है, जो स्वतंत्रता की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। कंजर्वेटिविज्म कई देशों में चीले एक आंदोलन का प्रतीक बन गई है, जो परंपरा और स्थिरता का वादा करता है। लेकिन एक बदलती दुनिया में एक पक्षी क्या दर्शा सकता है? रूढ़िवादियों के लिए चील यह याद दिलाती है कि पारंपरिक मूल्य और राष्ट्रीय ताकत एक समाज को भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। ईगल, जो अक्सर क्रॉस जैसे धार्मिक प्रतीकों के साथ होता है, पारंपरिक मूल्यों और राष्ट्रवाद के संघ का प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रभाव इसकी अधिकार और निरंतरता प्रक्षेपित करने की क्षमता में निहित है, जिससे यह नेतृत्व और एकता का प्रतीक बन जाता है। शांति 1958 में प्रतीक ने लंदन की सड़कों पर एक क्रांतिकारी दृश्य कोड के रूप में धमाका किया। इसका डिजाइन, जिसे परमाणु निरस्त्रीकरण के डी और एन अक्षरों पर आधारित किया गया, अपनी उत्पत्ति से आगे बढ़कर एक सार्वभौमिक आदर्श को अपनाया। शांति केवल गोलियों की खामोशी नहीं, बल्कि एक सक्रिय निर्माण। यह एक अनुस्मारक था कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक की मांग करती है, यह न्याय और समरसता की मांग करती है। जबकि जैतून की शाखा के साथ कबूतर प्राचीन समय से शांति का प्रतीक था, यह नया प्रतीक एक पीढ़ी के वास्तविक परिवर्तन के संघर्ष को दर्शाता था। एक साथ उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया, शांति सामूहिक क्रिया और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। एनवायरमेंटलिज्म 1970 के दशक में एक प्रतीकपूर्ण
प्रयोज्य उत्पादों के पैकेजिंग पर दिखाई दिया। पुनर्चक्रण का लोगो, जिसमें 3 तीर एक त्रिकोण बनाते हैं, पर्यावरणविदों के लिए यह एक अनुस्मारक था कि संसाधन सीमित हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण का लोगो, जिसकी तीरें एक असीम चक्र बनाती हैं, पुनः उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है। हालांकि हाल ही में एक और प्रतीक इसकी जगह ले रहा है। अंतरिक्ष से देखा गया पृथ्वी ग्रह एक अधिक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है और लोगों को प्रेरित करने में सक्षम हो रहा है। हमें याद दिलाता है कि हमारा घर नाजुक और अद्वितीय है। इंद्रधनुष का ध्वज 1978 में गिलबर्ट बेकर ने इस झंडे को बनाया, जो क्वीर समुदाय की विविधता और संघर्ष का प्रतीक था। झंडे के प्रत्येक रंग का एक विशेष अर्थ है। जीवन, उपचार, धूप, प्रकृति, सामंजस्य और आत्मा, जो समुदाय के मौलिक मूल्यों को दर्शाते हैं। इसके अलावा गुलाबी त्रिकोण, जिसे मूल रूप से नाजी शासन के दौरान उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया था, गर्व और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ये प्रतीक विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एक सामान्य उद्देश्य में एकता के प्रतिनिधित्व में बदल गए हैं। अराजकतावादी पूंजीवाद 1970 के दशक में काले और सुनहरे रंग में घिरी हुई एक दृश्य विरोधाभास के रूप में उभरी, जो अराजकता को सैद्धांतिक अराजकता के रूप में समझती है और पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था। सरकार को केवल अस्वीकार करने के बजाय उन्होंने इसे स्वैच्छिक अनुबंधों के नेटवर्क से बदलने का प्रस्ताव दिया, जहां सोना मौद्रिक स्वतंत्रता और आत्मनियमन दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। ग्राफिक विरोधाभास, एक वृत्त जिसमें एक ए शामिल है, उस आंदोलन का सार दर्शाता है। एक सामाजिक प्रयोग जहां बाजार प्राकृतिक कानून के रूप में कार्य करता था और सभी पदानुक्रमों पर सवाल उठाया जाता था, सिवाय व्यक्तिगत संप्रभुता के। नाजीवाद, हिटलर ने 1925 में स्वस्तिक चिन्ह को चुराया, इसे 45 डिग्री घुमाया और लाल पृष्ठभूमि पर सफेद वृत्त में रखा, जिससे कुख्यात नाजी प्रतीक बना। लेकिन रंग अनियमित नहीं थे। लाल, सफेद और काले रंग पुरानी जर्मन साम्राज्यिक ध्वज को याद दिलाते थे, जो वाइमर गणराज्य के काले, लाल और सोने के रंगों को खुलेआम चुनौती देते थे। और पुराने नाजी प्रतीक का बाज यह भी नया नहीं था। इसके 2 संस्करण थे। पर्टाई एडलर बाईं ओर देखता था और नाजी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि राइट सैडलर दाईं ओर देखता था और जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। लेकिन यह ईगल पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसने इसे रोमन सेना के ध्वज ईगल से कॉपी किया, जो शक्ति और एकता का प्रतीक था। और समय के साथ यह ट्यूटोनिक नाइट्स और प्रशिया के राज्य के हथियारों के कोट पर दिखाई दिया, जो नाजियों द्वारा बदले जाने से पहले जर्मन एकता का प्रतीक बन गया। हालांकि स्वस्तिक के चोरी होने से पहले यह पहले से ही 1907 में ऑस्ट्रियन राष्ट्रवादी गुप्त समाज न्यू टेम्पलर्स के ध्वज पर जर्मनी में दिखाई दे चुका था। लेकिन स्वस्तिक उससे कहीं अधिक पुराना है। इसका प्राचीन भारत में प्राचीन जड़ें हैं, जहां यह शुभ और कल्याण का प्रतिनिधित्व करता था। शब्द स्वस्तिक प्राचीन संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ है कल्याण के लिए अनुकूल। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रतीक है। स्वस्तिक का प्राचीन ग्रीस में ज्यूस के लिए, रोम में जुपिटर के लिए और नॉर्स पौराणिक कथाओं में थॉर के लिए भी उपयोग हुआ। अमेरिकी मूल निवासियों की जनजातियां जैसे नवाजो और होपी इसे भाग्य के ताबीज के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 45वीं इन्फेंट्री डिवीजन के पास भी कंधे पर स्वस्तिक वाला बैच था। वैश्विक सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में अपने इतिहास के बावजूद नाजियों के 20 साल के उपयोग ने इस प्रतीक पर एक स्थायी दाग छोड़ दिया है। नवनाजीवाद। लेकिन जब एक प्रतीक प्रतिबंधित हो जाता है तो क्या होता है? नियोनाजी समूहों ने अपनी विचारधारा को प्रदर्शित करने के लिए विकल्प बनाए हैं। सबसे आम में से एक है काला सूर्य, जो नाजी जर्मनी से आता है और आर्य श्रेष्ठता और गूढ़ विश्वासों से जुड़ा है। काला सूर्य, जो 12 सिख रूणों से बना होता है और एक वृत्त में व्यवस्थित होता है, एक जटिल और रहस्यमय प्रतीक है। मूल रूप से इसका उपयोग गुप्त अनुष्ठानों में किया जाता था, लेकिन नवनाजियों ने इसे प्रतिरोध और शक्ति के प्रतीक के रूप में अपना लिया। दूसरा है भेड़िए का कोण, एक प्रतीक जो एक रून की तरह है, जिसे मूल रूप से कुछ नाजी सैन्य इकाइयों द्वारा उपयोग किया गया था और बाद में नवनाजियों द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसे मध्ययुगीन जर्मनी में एक हथियार के प्रतीक के रूप में और भेड़ियों को पकड़ने के तरीके के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा कुछ कम प्रसिद्ध प्रमुख प्रतीक भी हैं। नंबर 14 एक सफेद वर्चस्ववादी नारे का उल्लेख करता है, जिसे 14 शब्दों के रूप में जाना जाता है, जो कहता है, हमें अपने लोगों के अस्तित्व और सफेद बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए।
यह नारा डेविड लेन द्वारा गढ़ा गया था, जो एक अमेरिकी नवनाजी था, और यह चरमपंथी दक्षिणपंथी समूहों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अक्सर 64 को 88 के साथ जोड़ा जाता है, जो हिटलर का अभिवादन है, क्योंकि एच वर्णमाला का 8वां अक्षर है। दोनों मिलकर 14-18 की संख्या बनाते हैं। यह एक कोड है जो श्वेत श्रेष्ठतावादी समूहों में आम है, और वे सभी केंद्रीयकृत और अधिनायकवादी सरकार को बढ़ावा देते हैं, जबकि उदार लोकतंत्र, वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतिवाद जैसी चीजों का विरोध करते हैं। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें, सदस्यता लें और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखें जो आपको पसंद आएगा।